Good morning students. Today in this video we will discuss about structure of the nucleus. इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करी थी। इसकी बात करें केंद्रक की संख्या की व आकृति की, तो अलग अलग सेल्स में केंद्रक की संख्या व आकृति अलग अलग पाई जाती है। सामान्यतः कोशिका में केवल एक केंद्रक ही पाया जाता है, लेकिन कुछ हायर प्लांट्स व कुछ सीव ट्यूब्स, हायर प्लांट्स की सीव ट्यूब्स तथा मनुष्य की आरबीसी के अंदर केंद्रक का अभाव होता है, यानी सीव ट्यूब्स और आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। और कुछ सेल्स होती है उनके अंदर एक से भी ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, उनको बहुकेंद्रकीय कहा जाता है। बहुकेंद्रकीय कोशिकाओं को संकोशिकीय सिनोसाइटिक सेल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल साइफोनल एल्गी। जंतुओं में इसको सिनसियल कहा जाता है, जैसे रेखित पेशी तंतु स्ट्रेट मसल्स फाइबर, तथा मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियल सेल, उनके अंदर एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। द्विकेंद्र की भी कुछ सेल्स होती है, जैसे पैरामेशियम के अंदर पाई जाती है। एक कोशिकीय प्राणियों जैसे सीलिएट प्रोटोजोआ में दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, एक दीर्घ यानी बड़ा, दूसरा लघु यानी छोटा केंद्रक पाया जाता है। कुछ आद्य कोशिकाएं प्रिमिटिव सेल्स में केंद्रक का अभाव होता है। इसमें पाए जाने वाली क्रोमेटिन कणिकाओं के रूप में बिखरी हुई अवस्था पाई जाती है। तो ये इसकी संख्या और इसका शेप के बारे में। इसके बाद हम बात करें तो केंद्रक के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। केंद्रक के स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे सबसे बाहर इसमें क्या है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, यानी केंद्रक अंतर अवस्था में विभक्त रहता है। कोशिका में उपस्थित केंद्रक दो झिल्लियों के द्वारा आवृत रहता है। इस झिल्ली को कैरियोथिका अथवा केंद्रक झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। यह झिल्ली केंद्रक द्रव्य को घेरे रहती है, केंद्रक द्रव्य को घेरे रहती है। कोशिका झिल्ली में पदार्थों के बाहर जाने व आने हेतु केंद्रक छिद्र उपस्थित होता है। केंद्रक इंटरफेज में निम्न भागों में विभक्त रहता है। न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रकीय क्रोमेटिन, केंद्रकीय जालिका क्रोमेटिन, न्यूक्लियर रेटिकुलम क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस और एंडोसोम। ये इतने सारे जब ये इंटरफेस की कंडीशन होती है तब इतने सारे इसमें पार्ट्स दिखाई देते हैं। केंद्रक आवरण, केंद्रक आवरण केंद्रकीय जो मटेरियल है को कोशिका द्रव्य से पृथक करता है। इसका सबसे पहले स्टडी हर्टविग ने 1893 में किया। आरंभ में इसका नाम केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रखा गया, ये या न्यूक्लियोनीमा रखा गया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किए गए अध्ययन से फिर पता चला कि जटिल दोहरी कला में निश्चित इंटरवल पर बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए एंडरसन ने इसका नाम केंद्रकीय आवरण रख दिया। यह कोशिका द्रव्य की इंटरफेस तथा प्रोफेज कोशिका के केंद्रकों की बाहरी सीमा पर स्पष्ट रूप से स्थित रहती है। केंद्रक आवरण विभाजन के दौरान पूर्वावस्था के पश्चात गायब हो जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी केंद्रक कलाएं अनुपस्थित रहती है। केंद्रक के आवरण के जो नाम है वो कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियर एनवलप, ये वाला दिख रहा है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ये वाला, वो फाइब्रस लेमिला। ये इतने पार्ट इसके केंद्रक के आवरण में दिखाई देते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स और फाइब्रस लेमिला। अब इसके न्यूक्लियोप्लाज्मा की बात करें हम, ये इसमें ये दिख रहा है न्यूक्लियोप्लाज्मा। केंद्रक रस जिसको बोलते हैं, ये अंदर से केंद्रक रस, ये न्यून शानता युक्त होता है, पारदर्शक होता है, अर्ध तरल व क्रोमेटिन जालिका के मध्य स्थित होता है।
केंद्रक रस को कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियोप्लाज्मा भी कहा जाता है। इसको कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियोप्लाज्मा भी इसको कहा जाता है। यह आवश्यकता के अनुसार सोल या जेल कोई भी रूप धारण कर सकता है। कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं में यह विविध रूपों में दिखाई देता है। इसमें क्रोमेटिन जालिका सस्पेंडेड रहती है, निलंबित रहती है, ये जो आपको दिख रही है। इसमें क्रोमेटिन तंतु, न्यूक्लियोलस तथा राइबोसोम इसके अंदर निहित रहते हैं। इसमें उच्च अनुपात में प्रोटीन, फास्फोरस तथा कुछ न्यूक्लिक अम्ल भी पाए जाते हैं। विभिन्न एंजाइमों की सक्रियता केंद्रक रस के कारण होती है। डीएनए तथा आरएनए के संश्लेषण में यह एंजाइम भाग लेते हैं। इसमें प्रोटीन, हिस्टोन व नॉन हिस्टोन दोनों पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव्य में डीएनए व आरएनए की उपस्थिति इंपॉर्टेंट होती है। खनिज पदार्थ जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीज आदि मिलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लियस, क्षारीय फोस्फेटेज, डाइपेप्टाइड, एडेनोसिन डायमीनेज, एनालेज, पायरुवेट काइनेज आदि एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये केंद्रक द्रव्य की स्ट्रक्चर है। फिर हम क्रोमेटिन की बात करें। इसमें केंद्रक न्यूक्लियर रेटिकुलम क्रोमेटिन, केंद्रक जालिका क्रोमेटिन। आप सभी जानते हैं कि क्रोमेटिन दो प्रकार की होती है, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में जो स्पेशल लक्षण है, अंतर है, डिफरेंस है, उसकी बात करें तो हम यूक्रोमेटिन ये रंगने पर हल्का रंग देता है और हेटेरोक्रोमेटिन यह गहरा रंग देता है। यूक्रोमेटिन गुणसूत्रों के असंगठित व कुंडलित स्थानों में पाया जाता है। हेटेरोक्रोमेटिन गुणसूत्रों के संगठित स्थानों पर पाया जाता है। यूक्रोमेटिन इस पर वातावरणीय कारक जैसे तापमान, लिंग, आयु आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कम पड़ता है। हेटेरोक्रोमेटिन पर वातावरणीय कारकों का प्रभाव अपेक्षाकृत ज्यादा पड़ता है। यूक्रोमेटिन में क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। हेटेरोक्रोमेटिन में क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति अपेक्षाकृत कम होती है। यूक्रोमेटिन में इसका डीएनए आनुवंशिकी आधार पर अधिक सक्रिय होता है। हेटेरोक्रोमेटिन में डीएनए कम सक्रिय होता है। यूक्रोमेटिन में ज्यादा सक्रिय, यूक्रोमेटिन जो है ये ज्यादा सक्रिय रहते हैं कार्यप्रणाली में। फंक्शनली ये ज्यादा सक्रिय रहते, एक्टिव रहते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन कम सक्रिय रहते, कम एक्टिव रहते हैं। और यूक्रोमेटिन में विभाजन कोशिका चक्र के 5 फेज के शुरू में होता है। हेटेरोक्रोमेटिन में कोशिका चक्र के 5 फेज के अंत में होता है। तो इस तरह से हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के अंदर ये अंतर है। अब हम इसके न्यूक्लियोलस की बात करें। इसकी न्यूक्लियोलस की बात करें तो केंद्रिका इसको बोलते हैं। केंद्रिका की खोज फोंटाना ने 1781 में की। इसको कैरियोजोम अथवा प्लाज्मोजोन भी कहा जाता है। केंद्रिक न्यूक्लियोलस लगभग सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं की केंद्रकीय इंटरफेज न्यूक्लियस में पाया जाता है। यानी इंटरफेज की जो कंडीशन होती है उसमें दिखाई देता है। कोशिका विभाजन के दौरान ये गोलाकार या अंडाकार आकृति का होता है। इसका डायग्राम देखें तो इस तरह का होता है। देखिए, पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, ये इंट्रान्यूक्लियर क्रोमेटिन, आरएनए फिब्रिल्स, पेरा फिब्रुलोसा और ये राइबोसोमेटा, प्रिकसर, पेरा ग्रेनुलोसा, इस तरह से इसमें दिखाई देते हैं। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रिका एक निश्चित स्थान पर पाया जाता है। यह केंद्रक में सीमांत स्थान पर स्थित रहता है। इसका संबंध क्रोमोसोम्स के केंद्रिक संगठन न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन से होता है। ऐसा माना गया कि केंद्रिक संगठन स्थल गुणसूत्र केंद्रिका के क्रोमोसेंटर में अथवा इसके समीप पाया जाता है। केंद्रिक अधिकतर केंद्रिक कला से जुड़ा रहता है। यानी जो केंद्रिक है वो
केंद्रिक कला से जुड़ा हुआ पाया जाता है। इसमें ये है न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन है उससे जुड़ा पाया जाता है। केंद्रिका के कार्यों के बारे में चर्चा करें तो इसके दो काम जो कार्य है वो स्पेशल है। ओरिजिन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की उत्पत्ति करना, और राइबोसोम सोमल आरएनए का संश्लेषण करना। न्यूक्लियोलस का संबंध राइबोसोम के बायोजेनेसिस से होता है, यानी उसका ओरिजिन इसी के द्वारा होता है। राइबोसोम की उत्पत्ति इसी के द्वारा होती है। इसका मुख्य कार्य राइबोसोम को उत्पन्न करना है। इसको समझने के लिए थोड़ी हम 2-3 बातों के ऊपर चर्चा करते हैं। न्यूक्लियोलस केंद्रक कला पर संलग्न जुड़ा हुआ रहता है और इसमें इनसे धानियां केंद्रक पदार्थ का कोशिका द्रव्य में अभिगमन होता है। एम्फीबियन अंडकों में, एम्फीबियन oocytes में पेकाइटिन के अंत में केंद्रक की परिधि पर लगभग 1000 न्यूक्लियोलाई केंद्रिक एकत्रित हो जाते हैं। केंद्रक आवरण के छिद्रों से होकर केंद्रिक पदार्थों का अभिगमन कोशिका द्रव्य में होता है। न्यूक्लियोलर आरएनए तथा राइबोसोम आरएनए का क्षार अनुक्रम बेस सीक्वेंस तथा संगठन लगभग समान होता है। प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाली सक्रिय कोशिकाओं में केंद्रिक आवरण में बड़े होते हैं। समसूत्री विभाजन में केंद्रिक की भूमिका, रोल ऑफ न्यूक्लियोलस इन माइटोसिस जो है, राइबोसोम में उपस्थित आरएनए आरआरएनए केंद्रिक संगठन क्षेत्र के डीएनए के अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन से निर्मित होते हैं। मतलब राइबोसोम में उपस्थित जो आरएनए आरआरएनए होते हैं ना, आरआरएनए केंद्रिक संगठन क्षेत्र के डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन की जो परिणाम ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप आरआरएनए का निर्माण होता है। इसके लिए प्रत्येक केंद्रिक संगठन भाग के राइबोसोम आरएनए को कोडित करने के लिए जीन की असंख्य कॉपी मौजूद होती है। राइबोसोमल आरएनए ही राइबोसोम को प्रीकर्सर के रूप में प्रीकर्सर होता है और अंत में राइबोसोम निर्मित हो जाता है। राइबोसोमल आरएनए के द्वारा ही राइबोसोम बनता है, यानी राइबोसोमल आरएनए ही प्रीकर्सर का काम करता है राइबोसोम को बनाने के लिए। यानी केंद्रिका का क्या काम है? राइबोसोम का बनाना। राइबोसोमल दूसरा इसमें राइबोसोमल आरआरएनए का निर्माण। कोशिका में उपस्थित कुल आरएनए का लगभग 80% आरएनए संश्लेषण केंद्रिका में ही राइबोसोम में होता है। केंद्रिक का रेशेदार भाग क्रोमेटिन से राइबोसोमल आरआरएनए से निर्मित होता है। इसको राइबोसोमल आरडीएनए कोडित करता है जो क्रोमेटिन में उपस्थित होता है। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम का प्रीकर्सर होता है जो अंत में राइबोसोम निर्मित करता है। यानी आरआरएनए का संश्लेषण और राइबोसोम का संश्लेषण दोनों ही न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। I hope you understood and like this video. In this corona time, use mask, use sanitizer. Take care. Bye bye.